नमस्कार। आज है 31 अक्टूबर, दिन सोमवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों का करेंगे 360 डिग्री एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं वो खबरें जो बनी हैं आज की सुर्खियां। मोरबी में ब्रिज टूटने के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, 9 लोग गिरफ्तार किए गए। हादसे में अब तक 136 लोगों की मौत। कल दोपहर मोरबी जाएंगे पीएम मोदी। ट्विटर पर ब्लू टिक वेरिफिकेशन बैच के लिए अब चुकाने पड़ सकते हैं पैसे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर महीने देने पड़ सकते हैं $20 यानी कि तकरीबन 1600 रुपए। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। ब्लू टिक को लेकर मस्क का नया प्लान और ब्लू टिक के पैसे ऐसे कैसे। भारत में 36% प्रोफेशनल सैलरी पर नहीं करते चर्चा। 61% बोले सैलरी पर चर्चा से बेहतर होगा पे इक्वालिटी। लिंक्डइन का सर्वे इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। सैलरी की चर्चा क्यों नहीं करते हैं भारतीय लोग। कारोबारी हफ्ते की दमदार शुरुआत। सेंसेक्स करीब 800 अंक उछलकर बंद। निफ्टी ने लगाई 200 अंकों से ज्यादा की दौड़, तो बैंक निफ्टी में तेजी की ट्रिपल सेंचुरी। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर। अक्टूबर का जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रहने की उम्मीद। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव स्टोरी। और डीसीएक्स सिस्टम्स के आईपीओ को शानदार रिस्पांस। पहले ही दिन 2 गुना से ज्यादा भरा। प्राइस बैंड 197 से 207 रुपए। अनिल सिंघवी की पैसे लगाने की सलाह। तो ये थी हेडलाइंस। अब जरा खबरों को विस्तार से देखते हैं और सुबह से लेकर शाम तक किस तरह से खबरें आगे बढ़ रही थी, पूरे दिन की कहानी इस अपडेट में। और कल रात से लेकर आज दिन भर तक जो खबर टीवी चैनल्स पर छाई हुई है वो गुजरात के मोरबी हादसे को लेकर होना स्वाभाविक ही था। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे में मामले में गुजरात पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने पहले इन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन बाद में भूमिकाएं संदिग्ध होने पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों में 2 मैनेजर्स, 2 ठेकेदार, 3 सिक्योरिटी गार्ड और 2 टिकट क्लर्क शामिल हैं। जी मीडिया की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि 23 अक्टूबर को कंपनी ने दावा किया था कि यह पुल काफी मजबूत है और लंबे वक्त तक चलेगा, लेकिन 23 अक्टूबर को कंपनी ने इस पुल को लेकर एक कार्यक्रम भी किया और 26 अक्टूबर को इसे आम लोगों के लिए खोल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मोरबी जाएंगे और संभवतः पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। इस बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 55वां दिन रहा। कांग्रेस की यह यात्रा पिछले 6 दिनों से तेलंगाना में मौजूद है। आज कांग्रेसी नेताओं ने करीब 22 किलोमीटर की यात्रा तय की। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी और दूसरे नेताओं ने मोरबी पुल हादसे पर दुख जाहिर किया और मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। राहुल गांधी ने मोरबी हादसे पर रिएक्शन देने से मना किया और उनके मुताबिक इस मसले पर वो राजनीति नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसा करना मृतकों का अपमान होगा। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोकामा और गोपालगंज में होने वाले उपचुनाव पर आरजेडी की जीत का दावा किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि जनता मालिक है। इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। बताएं कि उपचुनाव से नीतीश कुमार ने दूरी बनाई हुई है और वो प्रचार करने नहीं जाएंगे, जबकि चिराग पासवान अब बीजेपी का प्रचार करेंगे। नीतीश कुमार से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा यह उनका अंदरूनी मामला है और चिराग पासवान ने बीजेपी में जाकर ठीक ही किया, क्योंकि वो उनके साथ ही थे। इधर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत बरकरार है। एससी ने इस मामले में राज्य सरकार को पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। अब मामले में सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक हाईकोर्ट के आदेश पर रोक जारी रहेगी। आपको बताएं कि बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद आपराधिक शिकायत बहाल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर लगी रोक फिलहाल जारी रखी है। आज सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कानून में बदलाव के लिए समय मांगा। केंद्र 6 हफ्ते में इसका जवाब देगी। सुप्रीम कोर्ट अगले साल जनवरी में दूसरे हफ्ते में इस मामले पर दोबारा सुनवाई करेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि 11 मई को दिया गया अंतरिम आदेश अभी लागू रहेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजद्रोह कानून की समीक्षा होने तक सरकारें धारा 104A में कोई केस दर्ज ना करें और न ही इसमें कोई जांच करें। और आइए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरीज। और कवर स्टोरी जुड़ी है आज की सोशल मीडिया पर छाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा। टेक ओवर करने के बाद एलन मस्क अब ट्विटर में बड़े बड़े बदलावों की तैयारी कर रहे हैं और इस बदलाव की श्रेणी में सबसे पहले नंबर पर आता है ट्विटर का वेरिफिकेशन बैज यानी कि ब्लू टिक। एलन मस्क ने खुद ट्वीट करके बताया कि कई तरह के बदलाव वो चाहते हैं और इसलिए क्या इसमें बदलाव किए जाएंगे इसको लेकर तो उन्होंने ज्यादा डिटेल नहीं दी, लेकिन पूरी दुनिया में अलग अलग रिपोर्ट्स आई हैं जिनके मुताबिक दावा किया गया है कि एलन मस्क बहुत ही शिद्दत से गंभीरता से ब्लू टिक के लिए पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं यानी कि पेड ब्लू टिक। अमेरिका की टेक्नोलॉजी न्यूज वेबसाइट द वर्ज के मुताबिक एलन मस्क ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए $20 यानी कि तकरीबन 1640 रुपए प्रति महीने वसूलने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ब्लू टिक फीचर को ट्विटर ब्लू सर्विस में शामिल किया जा सकता है। ट्विटर ब्लू की प्रीमियम सर्विसेज है और इस सर्विस को लेने वालों को कई स्पेशल फीचर्स दिए जाते हैं, जैसे कि आप अपने ट्वीट को एडिट कर सकते हैं, ट्विटर ब्राउजर का कलर बदल सकते हैं, कई विशेष न्यूज आर्टिकल्स की एक्सेस भी ले सकते हैं। इस सर्विस के लिए ट्विटर हर महीने $4.99 वसूलता है। अब मस्क ये चार्ज बढ़ाकर $20 कर सकते हैं। फिलहाल ये सर्विस अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही दी जा रही है। भारत में कुछ चुनिंदा यूजर्स को ही ये सर्विस मिल रही है। अब ये नियम भारत में लागू होगा या नहीं इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन चर्चाएं बड़ी शुरू हो गई हैं और अब सवाल ये है कि जिनके पास पहले से ब्लू टिक है क्या उनका वेरिफिकेशन बैज बना रहेगा या फिर हटा दिया जाएगा। जो रिपोर्ट्स कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि मौजूदा वेरीफाइड यूजर्स को 90 दिनों का एक समय दिया जाएगा और इस दौरान उन्होंने ट्विटर ब्लू सर्विस लेनी है या नहीं ये बताना होगा। अगर आप वो लेते हैं तो फिर आपको चुकाने पड़ेंगे $20 यानी कि 1640 के आसपास, और अगर वो नहीं लेते हैं ये सर्विस तो फिर जो ब्लू टिक लगा हुआ है वो जो वेरीफाइड बैज है वो आपका हट जाएगा यानी कि ब्लू टिक बिना पैसे के नहीं मिलेगा। रिपोर्ट्स की माने तो एलन मस्क इस नए बदलाव के लिए काफी सीरियस है और उन्होंने इस पर काम में जुटे कर्मचारियों को भी अल्टीमेटम दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों को 7 नवंबर तक की डेडलाइन दी गई है। रिपोर्ट में इंटरनल सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि अगर 7 नवंबर तक यह काम पूरा नहीं होता तो कर्मचारियों को निकाला भी जा सकता है। मस्क इसी तरह के रवैये के लिए जाने जाते हैं और इन रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया देते हुए आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये रिपोर्ट्स सच हैं। उन्होंने कहा कि ट्विटर के लिए ये एक चुनौती होगा, ट्विटर को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो फिलहाल इन रिपोर्ट्स पर सरकार के मंत्री और आम लोग भी यकीन बमुश्किल ही कर पा रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जो चर्चा हो रही है और एलन मस्क की जो हिस्ट्री है, काम करने का तौर तरीका है, वो देखकर यही लग रहा है लोगों को कि एलन मस्क ये कर देंगे। और इसीलिए आज हमने आपसे पोल कराया था, एक पोल हमने आपसे पूछा था, एक सवाल जिसमें हमने आपसे पूछा था कि क्या आप पैसे देकर ब्लू टिक रखना चाहेंगे। ये सवाल सबके लिए था, जिन लोगों के पास ब्लू टिक है उन लोगों के लिए भी, और जो लोग अभी ब्लू टिक नहीं पाए हैं लेकिन भविष्य में पा सकते हैं उनके लिए, सबके लिए था। और इस पर जो लोगों ने रिएक्शंस दिए हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, जो हाँ में हैं, जो कह रहे हैं कि हाँ वो ब्लू टिक के पैसे देना चाहेंगे, वो है 21%, जबकि मेजॉरिटी जो हमारे इस पोल में पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं, लगभग 79% लोग जो हैं वो ये मान रहे हैं कि वो ब्लू टिक के पैसे नहीं देंगे। तो ज्यादातर यही चाहते हैं कि जैसी व्यवस्था अभी है वैसे ही बहाल रहे, ब्लू टिक के पैसे ना लिए जाएं।
लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि एलन मस्क है और सरप्राइज कर देने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए चर्चा करते हैं इस पर। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर और जाने माने तकनीक के जानकार भी हैं, विराग गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विराग जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो यही बताएं, ये जो ब्लू टिक के पैसे लेने की योजना बना रहे हैं बकौल जो तमाम रिपोर्ट्स, ये आइडिया कैसा लगा? कर सकते हैं क्या ऐसा मस्क? देखिए, निजी कंपनी है, उन्होंने पैसे लगा करके अधिग्रहण किया है, कर सकते हैं, करना उनका अधिकार है। लेकिन अगर उनके इतिहास को देखा जाए तो मस्क जिस तरह से नाम है, तो हो सकता है कि वो मस्ती ले रहे हों, एक बाज़ार को टटोल रहे हों कि उनके यूजर्स कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, या एक सरगर्मी अपने प्रोडक्ट के लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत के लिहाज से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि यह पेड सर्विस ज़्यादा सफल हो पाएगी। अच्छा, क्या सर, क्या कानून क्या कहता है? क्या कोई आके हमें ये कह सकता है कि आपसे हम 1600, 1700, $2, $3, $20 लेंगे और तभी आपको जो है वेरीफाइड बैज मिलेगा? हमारे कानून हैं क्या इस दिशा में कोई? देखिए, हाँ, देखिए, इसको समझने के लिए दो बातें हैं। एक तो वो निजी कंपनी है, अपनी सर्विसेज के लिए, पेड सर्विसेज के लिए कोई भी वो सेवाएं दें, उसका पैसे लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो उसका वहाँ पर भारत में टैक्स देते हैं, उस आमदनी पे जीएसटी और आमदनी पे टैक्स देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कानून के लिहाज से देखा जाए तो ट्विटर जैसी कंपनियों को कानून की भाषा में इंटरमीडिएट कहते हैं, और जो नए रूल्स बने हैं 2021 के, तो उसमें जो आईटी इंटरमीडिएट रूल्स में जो रूल 3 हैं, तो उसके 4 क्लॉजेज रिलेवेंट हैं। रूल सब 5 में है कि किसी भारत के कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। रूल 6 में है कि वो कोई मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। रूल 7 में है कि दूसरे को इम्पर्सनेट नहीं करना चाहिए, और रूल 10 में है कि फॉल्स और अनट्रू नहीं होना चाहिए। अब अगर हम मस्क के, जब उन्होंने अधिग्रहण करने से पहले जो विवाद हुआ था पराग अग्रवाल के साथ कि उसमें जो बॉट्स हैं कितने हैं, तो ऐसी रिपोर्ट आई थी कि मैनेजमेंट बोल रहा था कि 5% है, इनका कहना था ज़्यादा है। तो जो वेरिफिकेशन है, वो वेरिफिकेशन भारत के कानून के हिसाब से केवाईसी है, और केवाईसी कराना किसी की भी ज़रूरत है, और यह कानूनी बाध्यता है, क्योंकि जो भी प्लेटफॉर्म है वो अपने प्लेटफॉर्म पे गलत लोगों को पनाह नहीं दे सकता है। तो पेड सर्विसेज वो प्रीमियम अकाउंट है, लेकिन केवाईसी करने के लिए ब्लू टिक देना यह उनकी कानूनी बाध्यता है, और जिन लोगों को ब्लू टिक मिल चुका है उनका ब्लू टिक वापस नहीं ले सकते हैं। इसमें यहाँ पर कानूनी चुनौतियाँ मिलेंगी। बिल्कुल आपने सही कहा सर, और मुझे लगता है बहुत क्लैरिटी से आपने दर्शकों को बताया कि देखिए ब्लू टिक क्या है। ब्लू टिक है एक वेरिफिकेशन सिस्टम कि ये व्यक्ति जिनको ब्लू टिक मिला हुआ है इनका केवाईसी हो चुका है, यानी कि इनकी जवाबदेही है। ट्विटर जानता है कि ये व्यक्ति कौन है, समाज में किस रूप में रह रहे हैं, इसलिए यदि इनकी ओर से कोई गलत ट्वीट होता है या इस तरह की कोई बात सामने आती है तो इनको आसानी से इनकी धरपकड़ की जा सकती है। मैं सही कह रहा हूं सर? लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपको इस केवाईसी के पैसे देने पड़ेंगे साहब, ये तो कंपनी की जिम्मेदारी है, कानूनी रूप से कंपनी की जिम्मेदारी है। मैं सही कह रहा हूं विराग जी? बिल्कुल ठीक बोला। एडिट पावर देने के लिए, दूसरे पावर देने के लिए, प्रीमियम सर्विसेज देने के लिए वो अपनी फीस कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम बेस है केवाईसी का, और इसको दो तरीके से और समझने की जरूरत है। पहला कि अगर क्रिमिनल्स या जो स्कैम करने वाले लोग हैं इस सर्विस का फायदा उठा करके खुद ब्लू टिक अकाउंट में लोगों को मारीच की तरह अगर वो डिसीव करेंगे तो इस धोखाधड़ी के लिए कौन जिम्मेदार होगा? ये एक बात है, क्योंकि आम आदमी तो पेमेंट कर नहीं पाएगा। भारत की हकीकत ये है कि यहाँ पर गरीबी रेखा का जो मापदंड है वो 1000 रुपए से कम में लगभग शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति महीने की आमदनी है, और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 800-900 रुपए है। तो जिस देश में बड़ी आबादी अगर इतने कम रुपए में अपना वो जीविकोपार्जन कर रही है, वहाँ पर 1600 रुपये महीने मैं नहीं समझता हूँ कि कोई दे पाएगा या देना चाहेगा। लेकिन जो भी ट्विटर, क्योंकि ट्विटर भारत में तीसरा विश्व में सबसे बड़ा बाजार है अमेरिका और जापान के बाद, तो उनकी कानूनी बाध्यता है देश का, क्योंकि भारत सरकार के मंत्री ने भी बोला कि ट्विटर का मैनेजमेंट भले बदल जाए, भारत का कानून उनको मानना होगा। और भारत का कानून ये बोलता है इन कंपनियों को जो बॉट्स अकाउंट्स हैं, जो फर्जी अकाउंट हैं, उनको रोकना है, और अपने जो यूजर्स हैं उनका वेरिफिकेशन करके हर साल
अपनी जो एग्रीमेंट का जो दस्तावेज है उनके साथ शेयर करना है। बिल्कुल सही बोला आपने। विराग भाई, आपको नहीं लगता है कि अभी मस्क भी जो है ट्विटर को ढंग से समझ नहीं पाए हैं? वो उन्होंने 2017 से लेकर जो एक ट्वीट किया था कि कितने का आएगा ट्विटर, तब से लेकर अब तक ट्विटर का अधिग्रहण तो कर लिया, लेकिन अभी तक उन्हें समझ में आया नहीं है। वो आज भी आम लोगों की तरह ये समझ रहे हैं कि ब्लू टिक का मतलब कोई लग्जरी है, ब्लू टिक का मतलब किसी सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। ब्लू टिक होने का मतलब यह है कि आप आम लोग नहीं हैं, आप तो वीआईपी हैं। तो वीआईपी नहीं है साहब, ब्लू टिक का मतलब है आप वेरीफाइड हैं, यानी कि आपका बैकग्राउंड चेक्ड है, आपकी केवाईसी हो चुकी है, दैट्स इट। और हर किसी का, मैं तो कहता हूं हर किसी का ब्लू टिक होना चाहिए। इस देश में एक आम आदमी, एक गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी तक, जो भी आदमी सही नाम और सही पहचान के साथ ट्विटर पे है, सबको वेरीफाई कीजिए, ये तो आपका काम है। लेकिन ये अवधारणा ही गलत है विराग भाई, कि ब्लू टिक का मतलब कोई देखिए स्पेशल आदमी। जम्मू कश्मीर में गलत तरीके से सिम कार्ड इशू करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जुर्माना लगाया गया था, बड़े पैमाने पर प्रोसिक्यूशन किया गया था। तो सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ट्विटर हो या कोई भी हो, ये अपने अकाउंट होल्डर्स का वेरिफिकेशन कराने के लिए ये बाध्य हैं, और नहीं करने पे इनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर सकती है। और वेरिफिकेशन करना इनकी न्यूनतम जिम्मेदारी है, जिसके लिए वो कोई चार्ज नहीं ले सकते हैं। इसलिए, और आप जब ये कहते हैं कि मस्क नासमझ है, नासमझ नहीं है, क्योंकि वो दो विरोधाभासों के बीच में अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला विरोधाभास ये है कि जब दूसरी जो टेक कंपनियों की वैल्यूएशन बड़े पैमाने पर डाउन हो रही है, तो वो ट्विटर की वैल्यूएशन को कैसे ऊपर रखें अपनी सरगर्मी से। और दूसरा, उनका जो उनके तीन मुख्य बिजनेस हैं, जिनको कि ट्विटर के सहारे वो रेगुलेशन सरकारों के, चाहे भारत में दूसरी जगह सब्सिडी लेना चाहते हैं, रेगुलेशंस को वो ख़त्म करना चाहते हैं, चाहे स्पेस सैटेलाइट हो, चाहे क्रिप्टो हो, या उनका जो उनका ऑटोमोबाइल का बिजनेस हो। तो वो बेसिकली ट्विटर उनके लिए दूसरे उनके वेंचर्स के फायदे का एक माध्यम है, लेकिन वो नासमझ नहीं है। लेकिन भारत जैसे देश में उन्हें यहाँ का कानून मानना होगा, और ब्लू टिक के लिए वो मिनिमम जो वेरिफिकेशन है, कोई पैसे चार्ज नहीं कर सकते हैं। यह उनकी आईटी इंटरमीडिएट रूल्स के तहत कानूनी बाध्यता है। तो सबसे बड़ा रोड़ा जो एलन मस्क के सामने आएगा, अगर वो इस कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वो होगा भारत के रूल्स, आईटी रूल्स, जिनका हवाला विराग जी ने दिया है। बड़ा कैटेगोरिकली बताया है कि कैसे इंटरमीडिएट रूल्स में कौन कौन से क्लॉज में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो पहले तो मस्क साहब, आप इसके लिए तैयार रहे। और दूसरा, अब मेरा बड़ा सबसे महत्वपूर्ण सवाल सर, ये बताइए कि इन्होंने अगर 1600-1700 रुपये प्रतिमाह ले भी लिया, कुछ लोग होंगे भी जो देने को तैयार होंगे, तो ये तो कमाई हुई ना ट्विटर की। ये कमाई के सरकार से साझा करेंगे ये लोग या नहीं करेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर उसके लिए इनको भारत में सारे यूजर्स का डिटेल देना होगा, उसमें से कितने ट्विटर्स वेरीफाइड हैं उनका देना होगा। उस आमदनी का रिटर्न इनको तिमाही या महीने का, सालाना फाइल करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट के तहत, इनकम टैक्स एक्ट के तहत और जीएसटी कानून के तहत। क्योंकि भारत से सीधी आमदनी जैसे विज्ञापन की आमदनी है, तो इसी तरीके से अगर ब्लू टिक का फैसला केंद्रीय स्तर पर हो रहा है, तो जो ट्विटर की मुख्य कंपनी है उसको भारत में अपना न सिर्फ रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, बल्कि सारे तरह के टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। इसलिए वो अगर मस्त समझते हैं कि वो सिर्फ आमदनी ही कर सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी समाज और सरकार के प्रति भी है। वो रेवेन्यू शेयरिंग न सिर्फ यूजर्स के साथ करें, बल्कि टैक्स शेयरिंग सरकारों के साथ भी करें। एब्सोल्युटली। तो ये है इस पूरी कहानी का 360 डिग्री विश्लेषण। एक बार फिर से जरा हमारे दर्शकों को आज हमारा जो पोल है उसके रिजल्ट्स दिखा दीजिए। हम और विराग भाई जो बिटवीन द लाइन्स हमने बातचीत की है, ये सिर्फ ऐसी सतही बात नहीं है कि वेरीफाई होगा या नहीं होगा। उसके पीछे कानून, एक नागरिक, एक जनता के, भारत के जो कानून है, भारत के जो नियम है और जनता की जो अधिकार हैं, उन सब पर हमने विस्तार से बातचीत कर ली। विराग जी ने बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से आपको समझाया, और यही कुछ रिफ्लेक्शन जो है हमें जनता के नजरिए में भी दिख रहा है। ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं, लगभग 80% लोग, कि साहब हम तो नहीं देंगे, दे भी नहीं पाएंगे। जैसा कि विराग जी ने बताया, प्रति व्यक्ति आय देखिए आप, कहां से देगा एक गरीब आदमी। और गरीब आदमी ब्लू टिक नहीं होगा ऐसा तो नहीं हो सकता, वेरीफाइड तो वो भी हो सकता है, तो उसको भी ब्लू टिक मिल सकता है। तो क्या वो 1600 रुपए देगा? हाँ, जिन लोगों को लग्जरी रखनी है, प्रीमियम सर्विसेज लेनी है, उनके लिए है तो वो लें, लेकिन सिर्फ वेरीफाइड
ब्लू टिक के लिए पैसे लेना नाजायज है और फिलहाल कानूनी रूप से भी सम्मत नजर नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया विराग भाई, वक्त निकाला आपने हमारे दर्शकों के लिए इस मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। आइए अब बढ़ते हैं आगे और आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी। क्या आप दूसरों के साथ अपनी सैलरी पर चर्चा करने से हिचकते हैं? आई एम श्योर मेरी तरह आपका जवाब भी हाँ में होगा। हम में से कोई नहीं करता। कहते ना कि वो सैलरी मत पूछो, एज मत पूछो, वो बड़ी कहावतें हैं हमारे यहाँ। अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप अकेले नहीं हैं, हम भी अकेले नहीं हैं। भारत में लगभग 36% से ज्यादा लोग दूसरों के साथ अपनी सैलरी की चर्चा करने से बचते हैं। और ये बात कौन कह रहा है? हम नहीं कह रहे। ये बात लिंक्डइन के वर्कफोर्स कॉन्फिडेंस इंडेक्स में सामने आई है। इंडेक्स के मुताबिक 42% मिलेनियल्स को दूसरों को अपनी सैलरी बताने में हिचकिचाहट होती है। तो पुराने लोग ही नहीं हैं, नए जो मिलेनियल्स हैं वो भी कह रहे हैं कि साहब हम तो नहीं बताते, हमें तो बड़ी हिचकिचाहट होती है। वहीं 33% जेन जेड और 32% जेन एक्स जो जनरेशन है, यंगर जनरेशन यानी कि जो है, वो दूसरों के साथ अपनी सैलरी की चर्चा नहीं करना पसंद करते हैं। सैलरी पर चर्चा से सिर्फ कर्मचारी ही नहीं बल्कि कंपनियां भी बचती हैं। सर्वे में शामिल 45% लोगों ने बताया है कि उन्हें वर्क प्लेस में सैलरी की चर्चा करने से बचने को कहा जाता है। और बहुत जगह पर ये एचआर रूल्स भी होती है, एचआर पॉलिसीज भी होती हैं कि आपकी सैलरी ये आपकी जानकारी है, ये आपकी निजता है, किसी और के साथ इसे साझा नहीं किया जाएगा। लेकिन आमतौर पर भी हम लोग अपनी सैलरी डिस्कस नहीं करते हैं। 48% मिलेनियल, 47% जेन एक्स ने भी इस बात में हामी भरी है। वहीं 42% जेन जेड प्रोफेशनल्स ने भी यही बात दोहराई है। हालांकि सर्वे में शामिल 3/4 से ज्यादा प्रोफेशनल्स मानते हैं कि सैलरी को लेकर पारदर्शिता से पे इक्वालिटी बढ़ेगी, इसलिए इस पर बातचीत होनी चाहिए। अब देखिए, आज का जो हमारी चर्चा का विषय वो यही है। हम सैलरी पर चर्चा क्यों नहीं करते? सैलरी पर चर्चा इसलिए नहीं करते हैं कि शायद हमारी सैलरी कम है, हम किसी को बताना नहीं चाहते। वो हमारे पद, प्रतिष्ठा और काम, जिस हम पद पर बैठे हुए हैं, शायद उसको वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो चल रहा है चलने दो, थोड़ा बहुत पैसे आ रहे हैं तो आने दो ना, कोई बात नहीं। तो ये जो डर है, इस चक्कर में क्या होता है कि एक पे इक्वालिटी नहीं आ पाती है, पारदर्शिता नहीं रह पाती। और इसी की वजह है कि ज्यादातर लोग ये भी मान रहे हैं कि इस पे बात होनी चाहिए। इंडेक्स के मुताबिक सर्वे में शामिल 61% लोगों का कहना है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ सैलरी की डिटेल शेयर करते हैं। वहीं 25% का कहना है कि वो अपने करीबी दोस्तों के साथ सैलरी को लेकर चर्चा करते हैं, जो बहुत खास होते हैं। वहीं जनरेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो 72% जेन जेड और 64% मिलेनियल्स को सैलरी डिटेल्स डिस्कस करने में कोई दिक्कत नहीं है। सर्वे में यह भी आया कि 5 में से 2 प्रोफेशनल उन्हें मिल रही सैलरी से संतुष्ट हैं। 5 में से 2, 3 अभी भी नहीं है, ज्यादातर नहीं है। इंडेक्स में यह भी सामने आया है बाद में कि भारतीयों का वर्कफोर्स कॉन्फिडेंस थोड़ा कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन थोड़ा सा वो आश्वस्त जरूर है अपने फ्यूचर को लेकर। उसके बावजूद लोग बेहतर करियर को लेकर आशावादी हैं, उनको लगता है कि उनकी ग्रोथ होगी। तो ये पॉजिटिविटी बहुत अच्छी बात है, अगर भारतीयों में है, होनी भी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों का वर्कफोर्स कॉन्फिडेंस नौकरी, फाइनेंस और करियर प्रोग्रेस को लेकर चिंता की वजह से बहुत कमजोर हुआ है। अनसर्टेनिटीज हैं चारों तरफ, स्वाभाविक है, हर किसी को चिंता तो होगी, लेकिन आशावादी रहना अपनी ग्रोथ के लिए ये भारतीयों का नजरिया अच्छी बात है। हालांकि इसके बावजूद 74% भारतीय अगली पोजीशन में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूं, पॉजिटिव हैं, हम जरूर पहुंचेंगे अगली पोजीशन में, ये कॉन्फिडेंस लोगों में है। 68% भारतीय मानते हैं कि उनके वेतन में आने वाले दिनों में बढ़ोतरी जरूर होगी। तो ऑप्टिमिस्टिक बहुत अच्छी बात है, ऑप्टिमिस्टिक अगर लोग हो रहे हैं। लिंक्डइन के सर्वे में 4684 प्रोफेशनल्स को शामिल किया गया था और यह सर्वे 4 जून से 9 सितंबर के बीच में किया गया था। तो ये हमने आपको इस पूरे सर्वे के बारे में बातचीत कर दी। आप जरा इसका विश्लेषण करते हैं। सिंपली एचआर सॉल्यूशंस के मैनेजिंग पार्टनर और एचआर मामलों के जाने माने जानकार रजनीश सिंह। रजनीश सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, चर्चा तो हम भी नहीं करते हैं, किसी से भी नहीं करते हैं। कई मर्तबा तो हमने देखा है, रिपोर्ट तो बता रही है कि फैमिली मेंबर्स, दोस्तों के साथ कर लेते हैं, लेकिन कई बार वो भी कहने में हिचकिचाहट होती है। मेरा सवाल आपसे ये है, ये जॉब को लेकर अनसर्टेनिटी की वजह से हम नहीं करते हैं, या हम लोगों की सैलरी बताने लायक है ही नहीं एक्चुअल में? चक्कर क्या है? नहीं, बहुत ही देखिए, जब मैं आपका रिपोर्ट सुन रहा था तो
आपने अंत में एक बड़ा अच्छा शब्द यूज किया, आशावाद। जी, जी। तो एक तो सबसे अच्छी बात है कि हम ऐसे देश में हैं कि जहाँ पर एक ग्रोथ की स्टोरी चल रही है, डेवलपमेंट की स्टोरी चल रही है। तो जहाँ पर कि लोग जो हैं, हमारे कर्मचारी लोग जो हैं, वो काफ़ी आशा रखते हैं कि ना केवल पैसा बढ़ेगा और साथ-साथ प्रमोशन भी होगा। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, जिसके ऊपर मैं अपना कुछ विचार मैं अपना व्यक्त करना चाहूँगा। जी सर। देखिए, सैलरी का जो डिस्कशन है, बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है जैसे-जैसे एक इंडिविजुअल एक फ्रेशर के बाद, ट्रेनी के बाद जब वो उनका इवैल्यूएशन शुरू होता है परफॉर्मेंस का, एटीट्यूड का। जब जब तो आप जॉइन करते हैं शुरू में सब इकट्ठे, तो सबकी सैलरी एक है, सबको पता रहता है सबको कितना सैलरी मिल रहा है। दिक्कत वहाँ से शुरू होती है जब दूसरे या तीसरे साल में जब आपका परफॉर्मेंस रिव्यू होता है और आप में फिर कुछ लोगों को ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा और कुछ लोगों को कम इंक्रीमेंट मिलेगा। जब ये अ, हम लोग स्टेज पहुँचते हैं, तब से कॉन्फिडेंशियलिटी आनी शुरू हो जाती है। लोग इसमें थोड़ा नहीं चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ कि मेरा कितना इंक्रीमेंट हुआ, और ये भी हम बचते हैं कि दूसरे से भी पूछे कि तुम्हारा कितना हुआ। मगर मेरे मुताबिक मैं देख रहा हूँ कि आज की तारीख में एज़ ए एचआर मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितना भी इंडिया में ख़ास करके जितना भी हम लोग शब्द कॉन्फिडेंशियलिटी यूज़ करते हैं, हुँ, हुँ। उसके बिल्कुल विपरीत सब काम होता है। तो आप हुँ। ये मान के चलिए कि कंपनी में एक-दूसरे को सैलरी का ना पता हो, मेरा मानना है कि काफ़ी लोग इसको ओपनली डिस्कस करते हैं। हुँ, हुँ। शायद जैसा आपने बोला क्लोज़ फ्रेंड सर्कल या क्लोज़ कॉलीग्स होंगे, उनके साथ वो लोग को बड़ा कम्फर्ट होता है बताने में। बट हाँ, कहीं न कहीं कॉन्फिडेंशियल रखने का बहुत बहुत उसके कारण हैं। उसमें कि मेरी क्या कैपेबिलिटी के ऊपर कुछ दर्शाया जाएगा, कम सैलरी है मेरी, क्या मैं ओवरपेड हो रहा हूँ, तो ये इसमें तरह-तरह के कारण आ सकते हैं हाँ, जिसके एक कारण कि लोग एक कारण थोड़ा और है, हिचकते हैं। जो जो मुझे लगता है सर, एक कारण और है। लोग जज भी करते हैं। लोग सोचते हैं कि कोई सीनियर बिल्कुल, पोजीशन पे बैठा हुआ है और उस पोजीशन के हिसाब से उसको सैलरी नहीं मिलती है, तो शायद वो अगला आदेश उसका मानने में थोड़ा आनाकानी करे। अरे ठीक है, ये बड़ा आदमी हमारा बिल्कुल, सीनियर है, लेकिन सैलरी तो देखो, हमसे सैलरी है कंपैरिजन में, हमसे हो सकता है सैलरी इन टर्म्स ऑफ बिल्कुल। वो पैसा ज्यादा हो, लेकिन कंपैरिजन में शायद उसकी इतनी सैलरी ना हो। तो ये भी एक कारण है कि लोग जज करते हैं सर। बिल्कुल जज करते हैं, और हमारे देश में खास करके एक सैलरी इतना बड़ा एक बेंचमार्क है जिसपे ऊपर आपकी कैपेबिलिटी को मेजर किया जाता है, आपकी सोशल स्टैंडिंग को देखा जाता है, और किस तरह का आप किस ऑर्गेनाइजेशन में हैं वो भी देखा जाता है। तो कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण कि हम लोग किसी ना किसी को जज करने लगते हैं कि ये कितना मतलब सक्सेसफुली ये पेड है, फेयरली पेड है या फेयरली पेड नहीं है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक दोनों तरफ से एक रहता है कि एम्प्लॉयर भी चाहता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी रहे, हम्म। और एम्प्लॉयी भी चाहते हुए भी कई जगहों पे सुनने में आता है कि सबको सबकी सैलरी पता है। जैसे इंक्रीमेंट अनाउंस होते हैं, सबको पता चल जाता है मेरा 15% हुआ, आपका 20% हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो एक बड़ा मिक्स्ड काइंड ऑफ अ बैग है पूरा ये सैलरी का चर्चा और इसके ओपननेस के ऊपर। दोनों तरह के लोग हैं मेरे मायने में। जी। कुछ लोग जो बड़े कंफर्टेबल फील करते हैं शेयर करने में, और कुछ लोग बिल्कुल ही उस पे हिचकते हैं कि इस कारण कहीं मेरे ऊपर कोई जजमेंट ना पास हो कि मेरा यही लेवल है सैलरी का। एब्सोल्युटली। और एक और है जिससे सैलरी पता चल जाती है, इंटेलिजेंस जो है ना सर। हर ऑफिस में कुछ लोगों का इंटेलिजेंस नेटवर्क बड़ा खतरनाक होता है, तो उनके पास सारे लेखा जोखा होते हैं। एचआर बेचारे बड़ी कोशिश करते हैं कि हम किसी को ना बताएं, ताकि ताकि ऐसा ना लगे कि किसी के साथ इनजस्टिस होता है। स्वाभाविक रूप से भावनाएं आ जाती हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंस है इन लोगों का वो बड़ा खतरनाक होता है। वो आपको सब बता देंगे, मतलब सीईओ से लेकर और जो आपके हेल्पर्स होते हैं, सबकी सैलरी उनको पता होगी। बहरहाल कई बार इसमें बवाल भी हो जाता है, लेकिन एक इशू जो इसमें है और जो हमने रिपोर्ट में जिसका जिक्र भी किया, पे इक्वालिटी, यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। यस। थोड़ा सा जटिल विषय है सर, लेकिन एक एम्प्लॉय के लिए कितना ये एक, क्या उसका अधिकार नहीं है, क्या उसका ये राइट नहीं है कि वो उसको पता हो कि मेरे स्तर पर काम करने वाले लोग क्या मेरे ही बराबर सैलरी पा रहे हैं, क्या इक्वल पे मिल रहा है उनको इक्वल वर्क के लिए या नहीं? ये ट्रांसपेरेंसी, क्या उसका अधिकार नहीं है सर?
ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं देखिए काफ़ी स्टार्टअप्स के साथ काम करता हूँ। आजकल के जो यंग स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, उनकी जो फ़िलॉसफ़ी है सैलरी के ऊपर, वो चाहते हैं कि पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे, ओपननेस रहे। ऐसी मैं एक संस्था को भी जानता हूँ, बैंगलोर में है, वो लोग करीब 10-12 साल से अपनी कंपनी चला रहे हैं। बिल्कुल ओपन उनका सिस्टम है। लोग एक दूसरे को रिव्यू करते हैं, एक दूसरे के लिए डिसाइड करते हैं कि इनको कितना इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। तो ये एक उदाहरण है जो बहुत ही प्रोग्रेसिव कंपनी है, जहां पर कि सब कुछ खोल दिया गया है बिल्कुल ही। और मेरे मायने में एक ऐसा अप्रोच रहे ट्रांसपेरेंसी का तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हर एक एम्प्लॉय को ये पता चले, एक कि किस मापदंड पे मुझे ये इंक्रीमेंट दिया गया है, और दूसरा कि बाकी लोग मेरे टीम में किस लेवल पे हैं और मैं कहां पर हूं। अगर ये दो चीज पे हम लोग थोड़ा ओपननेस लाएंगे तो डेफिनेटली अगेन जैसा मैंने बोला, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों के लिए बेनिफिशियल है, विन विन रहेगा। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसको जितना बढ़ावा दे सके, ओपननेस ला सके, जितने हद तक, बिल्कुल, आई थिंक वो बेनिफिट करेगा ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में। एब्सोल्युटली। अभी आप देखिए सर, इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन क्रिकेटर्स कितना बड़ा मुद्दा बना, और कितनी अच्छी बात हुई जो बीसीसीआई ने जो पॉलिसी अपनी बदली, और महिला और पुरुष क्रिकेटर्स सबको बराबर मैच फी देने का जो क्या कमाल का आइडिया था। और ये शायद नहीं होता कि अगर हम डिस्पैरिटीज पे बात नहीं करते, इसलिए ये ट्रांसपेरेंसी पर बहस तो बहुत जरूरी है। बट एक सर मेरा, आप तो सब जगह से डील करते हैं, ये सर ये हम चर्चा सिर्फ इंडिया में ही करते हैं या विदेशों में भी होता है ऐसा कि सैलरी नहीं पता है, नहीं बताएंगे, या झिझक होती है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है सर? या मेरा एक्सपीरियंस जब मैं मल्टीनेशनल में था, खुद काम करता था, तो दूसरे देशों में मेरा मानना है कि कॉन्फिडेंशियलिटी को बहुत सीरियसली लिया जाता है। ओके। और उसका कोई भी उल्लंघन हो तो उसको बहुत ही सीरियसली लिया जाता है, और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई या मिसकंडक्ट के ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीजर वगैरह वो लगाते हैं। तो वहां पे एक तो आप इंटरव्यू में ही पर्सनल सवाल आप नहीं पूछ सकते, फैमिली के बारे में नहीं पूछ सकते। इंडिया में आप देखिएगा इंटरव्यू में आप क्या क्या नहीं पूछते हैं, और ऐसा कोई रोक टोक भी नहीं है। हम लोग भी खुल के इंटरव्यू में सब कुछ बात करते हैं। मगर डेफिनेटली बाहर के देशों में और हमारे यहाँ पे बहुत अंतर है। हमारे यहाँ कहीं ज्यादा ओपननेस है, इसके बशर्ते कि हमारे चिट्ठियों में लिखा हुआ है कि ये आपके और मेरे बीच की बात है और इसको बाहर कहीं नहीं बताना है, मगर वो हम लोग बता ही देते हैं। एब्सोल्युटली सर, वो थोड़ा सा एक जो लेकिन मैंने एक चीज देखी है सर, उसमें आप थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि बाहर शायद विदेशों में सैलरी वगैरह अच्छी होती है, ठीक होती है, सो लोगों को डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि मेरे को वीकली कितना मिल रहा है या मंथली मेरे को कितना मिल रहा है या मेरा एनुअल पैकेज कितना है, क्योंकि वो एक कंफर्टेबल रेंज में होते हैं, तो शायद वो इस वजह से भी बेहतर तरीके से शेयर कर लेते हैं। देखिए ऐसा नहीं है। आप देखेंगे पैंडेमिक के दौरान जो ये हम लोग ग्रेट रेजिग्नेशन वगैरह की बात कर रहे हैं, तो उसमें उभर के यही आया कि भाई मैं फ्रंट लाइन का एम्प्लॉय हूं और मुझे इतना पैसा मिलता, मैं इतना खटता हूं, और ये मेरा मैनेजर है, इसको इतना मिलता है और ये तो उतना तो खटता नहीं है। तो लोग अपनी नौकरियां ऐसी नौकरियों को से वो लोगों ने रिजाइन कर दिया। तो धीरे धीरे एक ये भी आ रहा है कि इक्वालिटी इन पे, फेयरनेस इन पे लाना कितना जरूरी है एम्प्लॉयर्स के लिए आज की तारीख में। इस पे बहुत ज्यादा चर्चा होनी चाहिए और जितना हो सके हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल सर, और इसीलिए हम कहते हैं आज जो हमने जो सर्वे को लेकर हमने जो चर्चा की है, इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय अपनी सैलरी छुपाते हैं, ये सिर्फ चकल्लस का विषय नहीं है। देखिए इसके पीछे एक साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी ऑफ सैलरी, साइकोलॉजी ऑफ वर्क कल्चर। सो इसमें जितना ट्रांसपेरेंसी आए, अगर ट्रांसपेरेंट हर चीज होगी तो मुझे लगता है कि किसी कंपनी को छुपाने की जरूरत भी नहीं है, हमको भी एक दूसरे से छुपाने की जरूरत नहीं है। सो जो रजनीश सर कह रहे हैं कि जितना ज्यादा खुलापन आएगा, जितना ज्यादा बातचीत में हम ट्रांसपेरेंट हो पाए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन होगी। इसी नोट के साथ थैंक यू सो मच रजनीश सर, हमेशा की तरह बहुत साधारण आसान भाषा में आपने विश्लेषित किया इस मुद्दे को। थैंक यू सो मच सर। आइए आगे बढ़ें, और अब एक और बड़ी खबर। अगर आपका खाता एक से ज्यादा सरकारी बैंक में है तो आपके लिए गुड न्यूज है। सरकार सभी सरकारी बैंकों के लिए एक समान हेल्पलाइन नंबर लाने की तैयारी कर रही है। आपने देखा होगा, इमरजेंसी का कोई आपका एक नंबर होगा, पुलिस का पूरे देश में 100 नंबर आप डायल कीजिए, ऐसी रेलवे की हेल्पलाइन होगी, वो पूरे देश के लिए एक होगी। उसी तरह से बैंकिंग में भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
सरकारी बैंकों का हेल्पलाइन नंबर भी अब एक होगा। क्या है ये सरकार का प्लान, कैसे इंप्लीमेंट होगा, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। अलग अलग बैंक में खाता होने का मतलब है कि आपको अलग अलग कस्टमर केयर नंबर भी याद रखने होंगे, लेकिन जल्द ही आपको इस परेशानी से निजात मिलने वाली है। कम से कम सरकारी बैंकों के मामले में आपको कई नंबर याद रखने के झंझट से छुटकारा मिलने वाला है। जिस तरह देश भर में इमरजेंसी, पुलिस और रेलवे हेल्पलाइन के समान नंबर हैं, वैसे ही एक समान नंबर वाली हेल्पलाइन की व्यवस्था सरकारी बैंकों के लिए लाने की योजना है। सरकार की पहल पर बैंकों के संगठन इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने इस पर काम शुरू कर दिया है और इसका जिम्मा पीएसबी अलायंस नाम की संस्था को सौंपा गया है। व्यवस्था की रूपरेखा तय करने के लिए जल्द ही कंसल्टेंट नियुक्त किए जाएंगे। पुलिस इमरजेंसी हेल्पलाइन की तरह ही ये भी 3 या 4 डिजिट का नंबर होगा। जब भी बैंक से कोई काम पड़ेगा तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल करना होगा। अगर आपके खाते एक से ज्यादा बैंक में हैं, तो आपको बैंक चुनने का ऑप्शन भी मिलेगा। इस कॉमन हेल्पलाइन पर ज्यादातर शिकायतों को सुलझा लिया जाएगा। हालांकि कोई जटिल मामला होगा तो उसे तय बैंक के कॉल सेंटर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मौजूदा वक्त में सरकारी हो या प्राइवेट बैंक, सबके अलग अलग कस्टमर केयर नंबर हैं। ऐसे में कई बैंकों के नंबर याद रखने का झंझट भी होता है। इसी झंझट से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ये पहल कर रही है। इसके अलावा कॉमन हेल्पलाइन लाने की वजह ये भी है कि बैंकों के लिए आरबीआई के नियम तो एक हैं, लेकिन सभी बैंकों के निपटारे के तरीके अलग अलग होते हैं। कॉमन हेल्पलाइन से जुड़ी शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था एक समान होगी। इसके साथ ही संगठित व्यवस्था बनने पर बेहतर तरीके से शिकायतों का निपटारा हो पाएगा। कस्टमर केयर नंबर के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े से भी छुटकारा मिलेगा। सर्च इंजन पर नंबर डालकर फर्जीवाड़ा करने वालों पर भी रोक लगेगी। फिलहाल कॉमन हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था सरकारी बैंकों के लिए लाने की तैयारी की जा रही है और अगर ये व्यवस्था फायदेमंद साबित होती है तो संभव है कि भविष्य में दूसरे बैंक भी ऐसी व्यवस्था लाने पर विचार करें। ब्रिजेश कुमार, जी मीडिया। रिजर्व बैंक ने ऐलान किया है कि 1 नवंबर से बड़े सौदों में इस्तेमाल होने वाले डिजिटल रुपए का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। जी हां, इसके लिए कुल 9 बैंकों का चुनाव किया गया है। डिजिटल रुपए का इस्तेमाल पहले बड़े पेमेंट और सेटलमेंट के लिए किया जाएगा। आरबीआई का पूरा प्लान क्या है, बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं ब्रिजेश कुमार, हमारे सहयोगी। उनसे जानते हैं कि एग्जैक्ट प्लानिंग दरअसल सरकार की क्या है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर साल ब्रेस्ट कैंसर के करीब 2 लाख के आसपास मामले सामने आ रहे हैं और ये आंकड़े परेशान कर सकते हैं। लेकिन सच यही है कि भारत में कैंसर के कुल मामलों में करीब 14% मामले ब्रेस्ट कैंसर के हैं। इससे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि 10 पीड़ितों में 10 में से 4 महिलाओं की मौत हो जाती है। यानी कि अगर 2 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो उनमें से 1 की मौत हो जाती है। लेकिन राहत की बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर का अगर सही वक्त पर इलाज और पहचान हो गई तो 95% इलाज मुमकिन है। देश में महिलाओं में होने वाले कैंसर के कुल मामलों में सबसे ज्यादा मामले ब्रेस्ट कैंसर के पाए जाते हैं। इसके बाद सर्वाइकल कैंसर का नंबर आता है, जबकि देश में सभी तरह के कैंसर के कुल मामलों में करीब 13% मामले ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं। सभी तरह की बीमारियों से होने वाली मौतों में करीब 11% रोगियों की मौत ब्रेस्ट कैंसर से होती है। एक आंकड़े के मुताबिक 2020 में भारत में ब्रेस्ट कैंसर के 2 लाख से ज्यादा मामले आए। इस दौरान 76,000 से ज्यादा महिलाओं की इससे मौत हो गई। 2025 में ब्रेस्ट कैंसर के नए मामले बढ़कर सालाना 2,30,000 तक हो सकते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हर 10 में से 4 महिलाओं की मौत हो जाती है। इसकी बड़ी वजह है जागरूकता में कमी, ठीक से बीमारी की स्क्रीनिंग नहीं हो पाना और एडवांस स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर के पता चलना इसका सबसे बड़ा कारण है। देश में ज्यादातर जगहों पर सही मेडिकल फैसिलिटी का नहीं होना भी इससे होने वाली मौत में इजाफा करता है। सभी प्रकार के ब्रेस्ट कैंसर से करीब 10 से 15% मामले HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े होते हैं। ये ज्यादा खतरनाक होता है और काफी तेजी से फैलता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चलते HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर होता है। जब ब्रेस्ट के आसपास की कोशिकाएं जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगती हैं, तो पहले इसमें ट्यूमर का खतरा होता है। लक्षणों की बात करें तो इसकी गांठ के तौर पर पहचान की जा सकती है। इसके अलावा ब्रेस्ट के आकार का असामान्य तौर पर बढ़ना, ब्रेस्ट से गंदा तरल पदार्थ निकलना और लाल चकत्ते पड़ना भी इसके प्रमुख लक्षण हैं। अगर इसका सही इलाज किया जाए तो इससे निजात मिल सकती है। सरकार के मुताबिक 2020 में केरल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में ब्रेस्ट कैंसर का AAR सबसे ज्यादा रहा।
AAR यानी एज एडजस्टेड रेट। इसका मतलब होता है प्रति 1 लाख महिला आबादी में ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाओं की संख्या। इन सभी राज्यों में ब्रेस्ट कैंसर का AAR 40 से ज्यादा पाया गया। केरल में सबसे ज्यादा AAR 46 के करीब था, जबकि पूरे देश का AAR 31.25 के करीब पाया गया। ब्रेस्ट कैंसर के मुख्य वजहों में मोटापा और आनुवंशिक कारण तो हैं ही, साथ ही साथ लाइफस्टाइल, खाने पीने के अलावा लड़कियों में बढ़ती शराब और सिगरेट की लत के साथ एक्सरसाइज की कमी भी ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते मामलों की वजह है। ऐसे में इस बीमारी से डरने की नहीं बल्कि जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी अवेयरनेस ही आपकी सेहत का राज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बुलेटिन की शुरुआत में हमने मोरबी पुल हादसे का अपडेट आपको दे दिया था, लेकिन अब आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट जो दिखाती है कि किस तरह आम लोगों ने पीड़ितों की मदद की। जैसे ही आसपास के लोगों को हादसे का पता चला, फिर कोई घर पर नहीं बैठा। सभी युवा, स्वयंसेवी संस्थाएं, तमाम आम लोग घटनास्थल पर मदद के लिए दौड़ पड़े। सिस्टम से पहले ही लोगों ने बचाव का काम शुरू कर दिया, और अगर स्थानीय लोगों ने वक्त पर बचाव का काम शुरू नहीं किया होता तो बहुत मुमकिन है कि मृतकों की संख्या कहीं ज्यादा होती। तो मोरबी हादसे से पूरा देश गमजदा है, लेकिन इंसानियत की ये तस्वीरें हमें एक भरोसा जरूर दिलाती हैं। मोरबी में हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग, संस्थाएं और युवा घटनास्थल की तरफ निकल पड़े। इनमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका स्थानीय मछुआरों ने निभाई। इनके सामने सिर्फ एक ही मकसद था, आंखों के सामने डूबते लोगों को बचाने का। फिर क्या था, एक के बाद एक लोग नदी में धड़ाधड़ उतरते चले गए। जिसको ये मैसेज मिला कि यहाँ पे ये घटना घटी है, तो स्वयंसेवी संस्थाएं, RSS और यहाँ के जो तरवैया है, खास करके जो मछुआरे हैं, उन लोगों ने गिन गिन कर, चुन चुन कर सभी आदमी को निकाला है। और यहाँ पे स्वयंसेवक संस्था इतनी है कि थोड़ी कार्य में भी खलबेली हो रही है, पर जो भी हो रहा है अपने आप लोक मिलावले से अच्छा हो रहा है। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे से पहले झूलते पुल पर करीब 400 लोग मौजूद थे। क्या इतनी भारी संख्या इस पुराने पुल के टूटने की वजह बनी? बड़ी संख्या में भीड़ का पुल पर आ जाना पुल गिरने की वजह बनी, ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन शुरुआती तौर पर भीड़ को ही पुल गिरने की वजह माना जा रहा है। यहाँ पे 400-500 के करीब पुल के ऊपर था आदमी, और ये पुल गिरा है। अभी सब लोग मेहनत कर रहा है, निकाल रहा है आदमी को, सबको बाहर। घटनास्थल पर पहुंचे नेताओं ने भी बचाव काम में जुटे युवाओं की तारीफ की। आसपास के लोगों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। हजारों के तादाद में लोग यहाँ आए हैं, और खास करके जो शहर के युवा हैं, आसपास के गांव के युवा हैं, वो सब यहाँ पहुँचे हैं और पहुंचकर ये बचाव कामगिरी में लगे हुए हैं। जिस पुल के गिरने से हादसा हुआ है, उस पर जाने के लिए टिकट लगता है, लेकिन अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि पुल पर जाने के लिए कितने टिकट बेचे गए। अभी मलबे के नीचे कितने लोग दबे हुए हैं, किस तरह कामगिरी चल रही है? कुछ जानकारी अभी नहीं है, कितना टिकट निकाला वो कुछ जानकारी नहीं है। अभी 150 से 175 लोग निकले हैं, उनमें से कितना जिंदा है और कितना यहाँ पे सब अभी निकालने का काम चालू है। लोगों को बचाने के लिए जो जिस हालत में था वो वैसे ही नदी में कूद पड़ा, क्योंकि मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना था। बधाए शर्ट काढ़ी અને टी-शर्ट काढ़ीने एमां लई लई અને लगभग અમે 150। घटनास्थल ही नहीं, अस्पतालों में भी स्वयंसेवी संस्थाओं ने मोर्चा संभाल लिया। कोई लिस्ट बना रहा था तो कोई ट्रैफिक संभाले हुए था, कोई अस्पतालों में स्वजनों को ढूंढने में मदद कर रहा था। आपके कोई स्वजन यहाँ पे या किसको ढूंढने के लिए? हम तो सेवा करने के लिए आए हैं सब। महिलाएं भी अस्पताल में लोगों की मदद कर रही हैं। जो जैसे मदद कर सकता है वो अपनी सेवाएं दे रहा है। मोरबी में हादसे के चश्मदीदों के मुताबिक स्थानीय लोगों ने राहत कर्मियों के साथ वक्त पर मोर्चा संभाल लिया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिस वजह से कई लोगों को हादसे से बचाया जा सका। गौरव दवे, हिमांशु भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मोरबी पुल हादसे पर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मन पीड़ितों के परिवारों के बीच है। पीएम ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात और केंद्र सरकार हर मुमकिन मदद दे रही है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।
दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। जी बिजनेस की एक और खबर पर मुहर लगी है। सरकार ने चरणबद्ध तरीके से शुगर एक्सपोर्ट को मंजूरी देने की बात कही है। इस मुद्दे पर खाद्य सचिव सुधांशु पांडे से एक्सक्लूसिव बातचीत की जी मीडिया संवाददाता अम्बरीश पांडे ने। एडिबल ऑयल को लेकर एक सवाल है सर, अभी फिलहाल जो सबसे उच्चतम कीमतें थी उससे काफ़ी हद तक नीचे आ गई हैं, कंट्रोल है प्राइसेस, लेकिन लगातार डिमांड है इंडस्ट्री की भी कि इस पर जो स्टॉक लिमिट लगाई है सरकार ने, अगर उसको हटा देती है तो वो उनके लिए थोड़ा राहत की बात होगी, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और स्टॉक लिमिट की वजह से वो उसको कम प्रोक्योर कर पा रहे हैं। तो क्या इसको हटाने पर हमने कोई विचार किया है? देखिए, इसके ऊपर भी जो कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स है उसने फैसला लिया है और फेवरेबल फैसला लिया है कि जो होलसेलर्स हैं और जो बिग चेन रिटेल है उस पे से स्टॉक लिमिट को फ़िलहाल हटाया जाए, जो वस्तु स्थिति इस समय की बनी हुई है, और उस नोटिफिकेशन को जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हमें उम्मीद है बहुत जल्दी उसका भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। फ्यूचर ट्रेड कुछ कमोडिटीज़ का हमने बंद किया था, उनको शुरू करने को लेकर डिमांड भी थी, उस पर एक चर्चा भी सरकार की तरफ से जारी थी, क्या उसको लेकर अपडेट है अगर हम जानना चाहें? कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स ने ऑलरेडी इसके ऊपर एक ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट किया है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स लीड कर रहा है, जिसमें सभी विभाग के लोग हैं। और जो भारत में इस समय कमोडिटीज़ की प्राइसेस की पोजीशन है, मार्केट की पोजीशन है, प्रोडक्शन की पोजीशन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी की पोजीशन है, उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर क्या फ़ैसला होना चाहिए, वो कमेटी को जिम्मेदारी दी गई है कि इन सारे विषयों को अध्ययन करके और वो अपनी रिपोर्ट दें और अपनी रिकमेंडेशन दें। सर, शुगर एक्सपोर्ट की पॉलिसी बहुत दिनों से रेडी थी, अभी हमने कल परसों एक नोटिफिकेशन देखा जिसमें सरकार ने उसको 31 अक्टूबर 2023 तक के लिए सेम प्रतिबंधों के साथ कंटिन्यू कर दिया है। इसको कैसे समझा जाए, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको क्यों नहीं अनाउंस किया गया था? जैसे इस बार आपने देखा होगा, शुरू में सिर्फ करीब 80 लाख मीट्रिक टन का शुगर का एक्सपोर्ट का टारगेट था, लेकिन प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ, बारिश बहुत अच्छी हुई, फसल का नुकसान नहीं हुआ, रिकवरीज भी अच्छी हुई, तो वो एक्सपोर्ट बढ़ा करके 112 लाख मीट्रिक टन तक चला गया। तो ये फसल के ऊपर निर्भर करता है और हमारे पास जैसे जैसे फसल का डाटा आएगा, क्रशिंग का डाटा आएगा, स्थिति क्लियर होगी और सरकार फैसला लेगी समय आने पर। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 787 अंक चढ़कर 60,746 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 225 अंकों की तेजी के साथ 18,000 के पार बंद होने में कामयाब रहा। करीब 1.5 महीने बाद यानी कि 13 सितंबर के बाद निफ्टी 18,000 के पार बंद हुआ। अच्छी बात यह है कि डाउ फ्यूचर्स में गिरावट के बावजूद बाजार ने इतनी जोरदार छलांग लगाई। बाजार में आज की तेजी को देखकर लगता है कि अब ये रफ्तार पकड़ने के मूड में आ रहा है। आज सेंसेक्स के 30 में से 27 शेयरों में तेजी रही। और आइए अब आगे मार्केट किस तरह से रहेगा, संदीप जैन ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। आगे किस तरह का मार्केट की चाल रह सकती है संदीप जी? देखिए, मार्केट तो आज जिस तरीके से चले और हाई से बंद हुए हैं तो बहुत ही इंकरेजिंग था। और आज जिस तरीके से स्टॉक्स में भी माहौल बना हुआ था और इवन मिड कैप स्मॉल कैप, जब लास्ट वीक भी बोला था कि आगे मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत बढ़िया तेजी लगती है, वहां पे भी आज 20% के सर्किट कई स्टॉक में देखने को मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी और जब FII और इनके डेटा भी पॉजिटिव आने लगे हैं तो माहौल तो अच्छा बना हुआ है। मुझे लगता है कि बैंक स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। सीमेंट स्टॉक जो मैं लास्ट वीक भी बोला था वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं और आज भी सीमेंट स्टॉक बहुत बढ़िया कर रहे थे। इवन फार्मा कंपनी विल डू वेल, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा तेजी आई नहीं है। तो मुझे लगता है कि बाइंग आएगी। मिड कैप स्मॉल कैप पे ध्यान रखिए। और जिस तरीके से आज हाई से बंद हुआ है तो मुझे लगता है कि एक बार 18,100 से लेकर 200 तक का लेवल है, जहां तक मार्केट एक बार जाने की पूरी कोशिश करेगा 200। उसके बाद देखते क्या रहता है और उसके बाद अगर डिसाइसिवली बंद होता है
तो हो सकता है कि हमें न्यू हाई भी देखने को मिले, बट दैट इज टू अर्ली टू से। अभी पता नहीं वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आए, क्योंकि ग्लोबली बहुत सारे इवेंट्स है जिसपे मार्केट की नजरें बनी थी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी इस तमाम जानकारी के लिए। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें, और आज जो सबसे बड़ी खबर आई है वो है ब्राजील से। लूला डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को करीब 21 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। लूला वामपंथी वर्कर्स पार्टी से हैं, तो ब्राजील में लेफ्ट की सरकार आ चुकी है। खबरों के मुताबिक वो 1 जनवरी 2023 को पद संभालेंगे। तब तक बोल्सोनारो केयरटेकर राष्ट्रपति बने रहेंगे। लूला 6वीं बार राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए और उन्हें जीत मिली। उन्होंने पहली बार 1989 में चुनाव लड़ा था। ये तीसरी बार होगा जब लूला राष्ट्रपति पद संभालेंगे। इससे पहले वो 2003 से 2010 के बीच 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। चीन के झेंगझो में कोरोना जमकर कहर बरपा रहा है। इसके चलते यहां पर सख्ती से लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन की वजह से यहां फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारी अपने घर भागने को मजबूर हो गए हैं। खबरों के मुताबिक झेंगझो फॉक्सकॉन यहां पर करीब 3 लाख कर्मचारी काम करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं होती है। कोविड की वजह से यहां लॉकडाउन लगा दिया गया था। इसके चलते यहां खाने पीने के सामान की किल्लत हो गई है। कोरोना के चलते यहां पर ट्रांसपोर्ट सर्विस से लेकर फैक्ट्रियां तक पूरी तरह से बंद हो गई हैं। इधर फिलीपींस में तूफान पैंग जमकर कहर बरपा रहा है। इसके चलते यहां भारी बारिश हो रही है। कई राज्यों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। भारी बारिश की वजह से फिलीपींस में बाढ़ भी आ गई है। खबरों के मुताबिक 27 अक्टूबर से अब तक यहां 105 लोगों की मौत हो गई। करीब 10 लाख लोग इससे प्रभावित हुए। बंगसामोरो प्रांत बाढ़ और भूस्खलन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। सबसे ज्यादा 53 मौतें यहीं हुई हैं। डिजास्टर रिस्पांस एजेंसी के मुताबिक बाढ़ प्रभावित लोगों के बचाव कार्य लगातार जारी हैं। तो इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए और हैशटैग याद रखिए #ZIndia360। कोई राय कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।